नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने क्लास में कहा था कि हम आप लोगों के लिए पर्यावरण की क्लास लेकर आएंगे संविधा के सभी एस्पिरेंटों के लिए, क्योंकि पीईबी ने या व्यापम ने अभी संविधा जो शिक्षक वर्ग 3 है, जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसकी एग्ज़ाम तिथि की डेट भी जारी कर दी है कि हम इस टेंटेटिव डेट के आसपास एग्ज़ाम ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की डेट, वैसे अगर कोरोना का रिज़ल्ट यानी कोरोना थोड़ा सा अगर कम हो जाता है तो उस टेंटेटिव डेट पर एग्ज़ाम लेने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो हो सकता है कि डेट बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग भी तैयारी के पीछे लग जाइएगा और इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दो। जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि संविधा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक के ये पहुंचना चाहिए। आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण की पहली यूनिट क्या है। तो पर्यावरण की पहली यूनिट है परिवार और समाज से संबंध। क्या है? परिवार और समाज से सहसंबंध कि व्यक्ति का, अब देखो हम यहाँ पर पेडोलॉजी को भी लेकर चलेंगे कि एक बालक का परिवार और समाज के साथ में क्या संबंध होता है। तो देखे जाए तो मनुष्य का और समाज का, तो मनुष्य और समाज का जो परिवार होता है वो एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो मनुष्य की और समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार होती है। परिवार ही वो संस्था है जिसमें मनुष्य अपनी सामाजिक सभी तरह की क्रियाओं को कर पाता है, और मनुष्य के द्वारा ही या मनुष्य अपने सामाजिकरण को अपने परिवार से ही सीखता है। तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से याद रखना है कि परिवार, मनुष्य जो है, मनुष्य और समाज की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? परिवार है। ठीक है, परिवार है। मनुष्य अपने सामाजिकरण को किससे सीखता है? परिवार से सीखता है। तो दूसरी बात क्या है कि मनुष्य अपने सामाजिकरण को परिवार से सीखता है। किससे सीखता है? परिवार से सीखता है। और ये कई बार पूछा जाता है कि परिवार क्या है? तो परिवार एक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है। तो परिवार एक संस्था है। तो ये पूछा जाता है कि परिवार क्या है? तो परिवार एक संस्था है जिसमें मनुष्य रहता है, और ये समाज की लघु इकाई है। क्या है? समाज की लघु इकाई है। हमें इतनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि परिवार और समाज के बीच में क्या संबंध है। तो मनुष्य और समाज का जो जीवन है उसकी महत्वपूर्ण इकाई क्या है? परिवार है। मनुष्य अपने सारे सामाजिक कार्यों को परिवार से ही सीखता है। परिवार एक संस्था है और समाज की एक लघु इकाई के रूप में कार्य करती है। परिवार को इंग्लिश में हम फैमिली कहते हैं। परिवार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि परिवार को अंग्रेजी भाषा फैमिली से लिया गया है। फैमिली, परिवार को अंग्रेजी भाषा फैमिली से लिया गया है। फैमिली इस शब्द से लिया गया है। फैमिली जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। फैमिली क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है परिवार। परिवार में मुख्यतः यह कहा जाता है सामान्य रूप से कि परिवार में सिर्फ पति और पत्नी होते हैं, यानी जो विवाहित युगल है वही शामिल होते हैं परिवार में। ठीक है, तो परिवार में विवाहित जोड़े को शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे, या जो सामाजिक शास्त्र के अनुसार या सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार यह प्रासंगिक नहीं मानते हैं, या कुछ प्रासंगिक ऐसे हैं जो इसे नहीं मानते हैं। तो परिवार में कौन कौन होते हैं? परिवार में पहले तो कहा जाता था कि सिर्फ विवाहित युगल को परिवार कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिवार को हमने अलग भागों में डिफाइन कर दिया। पहली तो बात ये हुई कि कुछ साधारण भाषा में कहे कि परिवार क्या है, तो सिर्फ विवाहित युगलों का होता है, तो नहीं। परिवार की डेफिनेशन बाद में आई
कि परिवार क्या है, तो परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। यानी परिवार के डेफिनेशन में पति और पत्नी और साथ ही साथ उनके बच्चों का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया, जिससे हम परिवार या फैमिली की डेफिनेशन कहते हैं। और जिनमें सिर्फ विवाहित युगल हो इसे गृहस्थ कहते हैं। जहाँ पर विवाहित युगल जो विवाहित युगल हो इसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ जिसमें सिर्फ विवाहित युगल हो। और याद रखना, जितने भी गृहस्थ है ये सभी के सभी गृहस्थ आपकी फैमिली या परिवार में आ जाएंगे, लेकिन सभी परिवार गृहस्थ नहीं है। याद रखना, सभी गृहस्थ परिवार बनते हैं, लेकिन कोई भी परिवार गृहस्थ नहीं बनता है। इस तरह से परिवार के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अपने वैज्ञानिक मत दिए हैं। तो देखो, परिवार की परिभाषा एक महान व्यक्ति आए थे, मैकावर एवं पेज। तो इन्होंने परिवार की परिभाषा क्या परिभाषित की, एक महान वैज्ञानिक आए मैकावर एवं पेज। इन्होंने परिवार की परिभाषा क्या दी, मैकावर एवं पेज। ठीक है, मैकावर एवं पेज ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने परिवार की परिभाषा दी कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जिसमें बच्चे का जन्म एवं उनका पालन पोषण होता है। तो देखो, परिवार की परिभाषा मैकावर एवं पेज ने क्या दी कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ठीक है, ये परिवार के बारे में मैकावर ने दिया था। और परिवार को इन्हीं कार्यों के अनुसार, तो ये परिभाषा तो मैकावर एवं पेज ने दी। अब परिवार को उसके कार्य के अनुसार बांटा गया है। तो परिवार का कार्यों के अनुसार वर्गीकरण, परिवार का उसके कार्यों के अनुसार वर्गीकरण। अलग अलग लोग आए जिन्होंने परिवार का उसके कार्यों के अनुसार वर्गीकरण किया है। इसमें एक व्यक्ति थे मैकावर। कौन थे? मैकावर ने परिवार को दो भागों में विभाजित किया, यानी परिवार को कार्यों के अनुसार दो भागों में। आवश्यक कार्य वे कार्य होते हैं जिसमें जैसे बच्चों की या बालकों की शिक्षण, आर्थिक दृष्टि, उसके बाद में उसके हर चीज़ों पर कार्य किया जाता है, जैसे पालन पोषण करना, जैसे बच्चों का जनन करना, प्रजनन करवाना। ये सभी चीज़ें आवश्यक कार्यों में आ जाती थी मैकावर के अनुसार। और दूसरा कार्य, इन्होंने क्योंकि कार्य को दो भागों में बांटा था परिवार के कार्यों के अनुसार, तो मैकावर ने दो भागों में, एक आवश्यक कार्य और एक है अनावश्यक कार्य। अनावश्यक कार्य में वे कार्य होते थे जो एकदम आवश्यकता नहीं थे, जैसे कि मनोरंजन। तो मनोरंजन को इन्होंने अनावश्यक कार्यों में बांट दिया था, और आवश्यक कार्यों में तो मैंने बता ही दिया है। एक और व्यक्ति थे ऑकबर्न, और दो वैज्ञानिक और थे, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। ये दो महान व्यक्ति थे। इन्होंने परिवार के कार्यों को 6 भागों में बांटा। पहला है आर्थिक, कि परिवार का एक कार्य है आर्थिक की, यानी अर्थ की व्यवस्था करना। दूसरा कार्य है रक्षात्मक कार्य करना। तीसरा है शैक्षणिक कार्य, शैक्षणिक
कार्य। चौथा है आर्थिक कार्य, रक्षात्मक कार्य, शैक्षणिक कार्य, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, ठीक है, धार्मिक कार्य। और क्या है, आनंद पद कार्य, आनंद पद कार्य। और एक और कार्य है प्रकृत्यात्मक कार्य, प्रकृत्यात्मक कार्य। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं कि मैकावर ने परिवार को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में कार्य के अनुसार, एक आवश्यक कार्य और एक अनावश्यक कार्य। अकबर्न एवं निम्कोफ ने परिवार को कितने भागों में डिवाइड किया, 6 भागों में डिवाइड किया, आर्थिक, रक्षात्मक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्य और आनंद पद कार्य और प्रकृत्यात्मक कार्य, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लोगों ने विभाजित किया। एक और महान व्यक्ति थे जिन्होंने कार्य को 4 भागों में विभाजित किया, लुंडबर्ग। ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने परिवार के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है प्राथमिक समूह की संतान, प्राथमिक समूह की संतान। दूसरा कार्य इन्होंने क्या बताया, दूसरा कार्य इन्होंने बताया श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन, श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन, श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन। तीसरा कार्य इन्होंने क्या बताया, बच्चों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण करना, बच्चों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण करना। और चौथा है यौन व्यवहार एवं प्रजनन। चौथा कार्य है यौन व्यवहार एवं प्रजनन। इस तरह से लुंडबर्ग ने कार्य को 4 भागों में विभाजित किया है। एक बार देख लीजिए कार्यों को किसने किसने, तो लुंडबर्ग ने प्राथमिक समूह की संतानें, दूसरा है श्रमिकों के सहयोग एवं विभाजन, तीसरा है बच्चों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण करना और यौन व्यवहार एवं उनका प्रजनन करवाना। उसी तरह से मैकावर ने कार्य को 2 भागों में, आवश्यक कार्य और एक अनावश्यक कार्य। अकबर्न एवं निम्कोफ ने परिवार को 6 भागों में या परिवार के कार्यों को 6 भागों में, आर्थिक, रक्षात्मक, शैक्षणिक, धार्मिक, आनंदपद और प्रकृत्यात्मक कार्य, इस तरह के कार्यों में क्या किया, इन्होंने विभाजन किया। अब देखते हैं कि परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहले जानते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखो परिवार की विशेषताएं, तो परिवार की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। परिवार की विशेषताएं, परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली तो होती है वंशानुगत, यानी वंशानुक्रम। तो वंशानुगत संबंध पहली विशेषता है। वंशानुक्रम या वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध क्या होता है, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के बीच में वंशानुगत संबंध होता है। यानी वंश जो संबंध होते हैं, एक दूसरे से जो रिलेशन होते हैं, जैसे चाचा फूफा ताऊ, ये सभी जो संबंध होते हैं ये परिवार के वंशानुगत संबंध होते हैं, जो कि परंपरागत चलते आते हैं। दूसरा है सामाजिक संस्था। देखो खुद परिवार जो है
जो सामाजिक संस्था है, क्योंकि परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है, उसी की एक छोटी लघु इकाई है। परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो देखो सामाजिक संस्था के रूप में, सामाजिक संस्था के रूप में कौन, तो परिवार की दूसरी विशेषता है सामाजिक संस्था के रूप में। बिल्कुल परिवार, ये पूछा जाता है कि परिवार क्या है, तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, सीधा सीधा पूछा था। परिवार की विशेषता वंशानुगत संबंध, परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनमें वंशानुगत संबंध होता है। सामाजिक संस्था के रूप में बिल्कुल हाँ, क्योंकि परिवार ही वो गुण चीज़ है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके सामाजिक विकास की बुनियादी ढांचा बन पाता है। कहाँ से बन पाता है, तो परिवार से ही बन पाता है। क्यों, क्योंकि परिवार भी एक सामाजिक संस्था के रूप में दी हुई है। तीसरा है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, तो परिवार की कौन कौन सी विशेषता है, वंशानुगत संबंध होता है, सामाजिक संस्था के रूप में है, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में परिवार का ये फर्ज बनता है कि अपने प्रत्येक सदस्य को अर्थ की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। क्यों, क्योंकि आप लोग खुद देखते हो कि परिवार में अगर 6 सदस्य हैं और अगर किसी सदस्य के पास पैसा नहीं है तो उसी परिवार के लोग क्या करते हैं, उस सदस्य के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उसे उसकी मदद करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था करना ये भी काम किसका होता है, परिवार का काम होता है। और अगला कौन सा कार्य होता है, तो इस चीज़ को भी देख लो, परिवार का और कौन सा काम होता है, सामाजिक सुरक्षा और मूलभूत इकाई। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं मूलभूत इकाई के रूप में। तो देखो परिवार ही वो संस्था है जो कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, यानी अपने प्रत्येक सदस्यों को, अगर कोई भी सदस्य अपने परिवार में चले जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित पाता है। आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा। तो देखो सामाजिक सुरक्षा कहाँ से मिलती है व्यक्ति को, तो मनुष्य को अपनी सामाजिक सुरक्षा उसके परिवार से मिलती है और ये उसकी क्या है, मूलभूत इकाई है। और परिवार का दायित्व है कि अपने प्रत्येक सदस्यों को उसकी सुरक्षा प्रदान करे। अगला है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध को क्या करना है, स्थापित करना। तो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही परंपरा के अनुसार परिवार का दायित्व है कि एक सही उम्र के बाद में परिवार के प्रत्येक सदस्यों को उसके वैवाहिक संबंध में बांध दिया जाए तथा वंशानुक्रम इस चीज़ों को चलाया जाए। ठीक है, तो समझ पाए आप लोग कि परिवार की कौन कौन सी कुछ विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी ये बता दी है। परिवार का अब देखते हैं वर्गीकरण, कि परिवार को कैसे बांटा गया है, कि परिवार का वर्गीकरण क्या है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है कि परिवार का वर्गीकरण क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या है, परिवार क्या है, परिवार शब्द कहाँ से लिया गया है, परिवार की परिभाषा किन किन लोगों ने कैसी कैसी दी है, परिवार को कार्यों के अनुसार कैसे कैसे बांटा गया है। तो इन सभी चीज़ों को मैं बाद में इकट्ठे बताऊंगा। अगला क्या है, परिवार का वर्गीकरण। परिवार का वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण, परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो देख लो परिवार का वर्गीकरण किसका, परिवार का। ठीक, परिवार का वर्गीकरण, परिवार 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन पाए जाते हैं, तो पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे। मतलब एकल परिवार में उन लोगों को शामिल किया गया है जिसमें पति पत्नी शामिल हो और साथ ही साथ उनके कैसे बच्चे शामिल हो, अविवाहित बच्चे शामिल हो। मतलब जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी क्या विशेषता होती है, विशेषताएं देखो। पहली बात, आज की जो बढ़ती महंगाई है, तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मतलब जो खर्च बहुत ज़्यादा आता था
जैसे एक परिवार में सिर्फ 2 लोग कमाने वाले हैं और खाने वाले 10 लोग हैं, जो कि एक संयुक्त परिवार में होता है। परंतु यहाँ पर एकल परिवार में क्या है कि अगर कमाने वाले भी 2 है और खाने वाले भी 2 ही है, सिर्फ बच्चे यहाँ पर खाने वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो जो महंगाई है ये इन्हें कम लगेगी, यानी महंगा जो उनके ऊपर जो भार आ रहा है वो कम हो जाएगा और ये भार सिर्फ दोनों पर ही बैठेगा और कम पैसों की हानि होगी। संयुक्त परिवार में क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार में मान लो कि 14 सदस्य हैं, जिसमें से कमाने वाले मात्र 2 हैं और खाने वाले पूरे के पूरे 14 हैं। तो देख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार सिर्फ 2 सदस्य की ही जवाबदेही हो जाती है कि सभी परिवार को वो पाले, जो कि संयुक्त परिवार की एक विशेषता है। ठीक है, और उसकी कमियां भी है। तो महंगाई, दूसरा क्या है इसके बारे में महंगाई, इसमें आलस्य नहीं होता है, मतलब ये आलस्य नहीं पाई जाती, इसमें नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ये आलस्य फ्री होते हैं। यहाँ पर बच्चों का सामाजिकरण भी होता है, लेकिन कुछ हद तक बच्चों का सामाजिकरण हो पाता है। ठीक है, आलस्य नहीं पाया जाता है। व्यक्तित्व विकास होता है, मतलब व्यक्ति का जो खुद का विकास होता है वो भी इसमें होता है, व्यक्तित्व विकास। ठीक है, और परिवार यह जो दी हुई है एकल परिवार, ये संयुक्त परिवार की एक छोटी इकाई है। तो यह संयुक्त परिवार की एक छोटी इकाई है। कैसी इकाई है? छोटी इकाई है। संयुक्त परिवार, आप लोग संयुक्त परिवार को देख लीजिए। संयुक्त परिवार में एक होल परिवार पाया जाता है, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफी, है ना, दादा दादी, इस तरह के सभी लोग, भाई बहन से लेकर सारे रिश्ते नाते इस संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। इसमें जो मनुष्य होता है या जो बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा होता है और यहाँ भी आलस्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास होता है, जो व्यक्ति का अपना खुद का विकास होता है, इस तरह के विकास पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर प्राथमिकता दी जाए तो परिवार प्राथमिकता के अनुसार सिर्फ 2 ही परिवार प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। लेकिन कुछ और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने परिवार को और भी विभाजित किया है कि परिवार को अन्य विभाजन या परिवार का अन्य विभाजन किस तरह किया है, देख लेते हैं। परिवार का अन्य विभाजन या वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं, जैसे पहला परिवार आ जाता है पितृ स्थान। पितृ स्थान का मतलब क्या हो जाता है? पितृ स्थान परिवार। पितृ स्थान परिवार में क्या हो जाता है? जो विवाहित युगल है वो विवाह करने के बाद में जो पिता होता है या जो पुरुष होता है उनके घर में रहते हैं। तो पितृ स्थान परिवार में क्या होता है? विवाहित युगल परिवार अपने परिवार के साथ में या अपने विवाहित युगल जो है अब पुरुष के घर पे रहते हैं, उसे पितृ स्थान परिवार कहते हैं। दूसरा है मातृ स्थान परिवार। मातृ स्थान परिवार में क्या होता है? जो विवाहित युगल है ये विवाह के बाद में जो महिला है उसके घर पर रहते हैं, इसे मातृ स्थान परिवार कहते हैं। और एक है वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार, ठीक है। ये जो वैवाहिक परिवार है इसे एकल परिवार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकल परिवार। ये पूछा जाता है कि एकल परिवार किसे कहते हैं, तो वैवाहिक परिवार को हम एकल परिवार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसे हम संतान की बढ़ोतरी यानी संतान को या फिर परिवार को बढ़ाने वाला परिवार भी कहते हैं। तो देखो, संतानों की बढ़ोतरी या संतानों को बढ़ाने वाला परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संतानों को बढ़ाने वाला परिवार भी वैवाहिक परिवार के अंतर्गत आ जाता है। एक है संरक्त परिवार। संरक्त परिवार। संरक्त परिवार में क्या होता है? इस परिवार में
एक ही रक्त परिवार के सदस्य पाए जाते हैं। इसमें एक ही रक्त परिवार के सदस्य पाए जाते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, इस तरह से, ठीक है। और वैवाहिक युगल में तो आपको पता ही है कि एकल परिवार आ जाते हैं। तो इस तरह से परिवार के बारे में जानकारी दी कि परिवार किस तरह से होते हैं। और अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार बनते कैसे हैं, तो परिवार दो तरह से बनते हैं। हमें संबंध स्थापित करना होता है, तो परिवार को बनाने के लिए हमें संबंध स्थापित करना होता है। और संबंध कैसे स्थापित करेंगे हम लोग, तो पहली तो बात यह है कि जो जन्म जन्मांतर हमें संबंध मिले हैं उसके द्वारा हम परिवार को बढ़ा सकते हैं। तो देखो, संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तो परिवार को बनाने के लिए हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और ये दो तरह के होते हैं। पहला तो है विवाह के रूप में या रक्त संबंध के रूप में। तो देखो, परिवार संबंध का कैसे स्थापित होता है, तो संबंध दो तरह से स्थापित होता है। पहला तो विवाह कर लो तो संबंध, वैवाहिक संबंध, या फिर दूसरा रक्त संबंध। अगर किसी भी व्यक्ति से हमारा संबंध स्थापित हो तो किस रूप में होता है, एक तो विवाहिक रूप में होता है। विवाहिक रूप में जैसे पति पत्नी, इस तरह से, तो वैवाहिक संबंध के रूप में एक दूसरे से संबंध स्थापित हो गया। रक्त संबंध में जैसे कि अभी मैंने समरक्त की परिभाषा दी, तो रक्त संबंध में जो कि एक ही रक्त के या एक ही ग्रुप के रक्त के लोग एक रक्त के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे हम रक्त संबंध कहते हैं। जैसे कि भाई और बहन, तो एक ही संतान के एक पुत्र और एक पुत्री है जिनका संबंध आपस में रक्त का है। लेकिन अगर उस पुत्र की शादी कर दी जाए किसी अन्य लड़की के साथ में, तो वो तो वैवाहिक संबंध के साथ में उसके साथ में स्थापित हुई है, तो अगला जो संबंध बना वो वैवाहिक संबंध से। जैसे वैवाहिक संबंध है सास और बहू, सास एवं बहू का संबंध। तो यहाँ रक्त का तो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग ब्लड के हैं, मतलब इनकी फैमिली अलग है, इनकी फैमिली अलग है। लेकिन विवाह होने के बाद में इनके मध्य में क्या हुआ, संबंध स्थापित हुआ। तो विवाह के बाद में इनके बीच में जो संबंध स्थापित हुआ वो कौन सा, वैवाहिक संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से। और रक्त संबंध में जैसे पति पत्नी तो नहीं, परंतु बच्चे, इस तरह के जितने भी है हमारे रक्त संबंध में, चाचा चाची रक्त संबंध में आ जाएंगे, ठीक है। तो रक्त संबंध और विवाह संबंध दोनों में अलग अलग अंतर है। परिवार और समाज के बीच में कुछ सह संबंध भी है, इसे भी देख लीजिए कि परिवार और समाज के बीच में कौन कौन से सह संबंध है। पहली बात यह है, जैसे कि जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर का सार क्या निकल कर आता है कि परिवार और समाज के बीच में क्या संबंध होना चाहिए एक बालक का। तो देखो, परिवार जो है समाज की एक लघु इकाई है। कैसी है, लघु इकाई है। और परिवार ही एक प्रासंगिक संस्था है जहाँ पर मनुष्य का सामाजिकरण होता है। मनुष्य जब छोटा होता है बालक रूप में तो उसका सामाजिकरण परिवार से ही स्थापित होता है, ठीक है। माता पिता परिवार में, मतलब जिस परिवार के बच्चे अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं या फिर माता पिता स्वस्थ हो तो उनके बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ ही होते हैं। और अगर माता पिता अस्वस्थ या फिर रोगी हो तो बच्चे भी निर्बल ही पैदा होते हैं। तो परिवार का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो यही बताया गया कि समाज, परिवार और समाज के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि समाज की छोटी इकाई परिवार है और अगर परिवार को बनाना है तो उसके सदस्यों को अच्छा रखना होगा। तो उसके सदस्यों को कैसे कैसे बनाएंगे, तो पहली बात कि फैमिली या परिवार ही वो इकाई है जो कि बच्चों के दिमाग में सामाजिकरण ला सकती है। दूसरी बात, अगर परिवार के माता पिता अगर स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ ही होंगे। जैसे उनके माता पिता हैं वैसे ही बच्चों के अंदर दिमाग भी आएगा। तीसरी बात, बच्चों का जो माइंड डेवलप्ड होता है या जो मानसिक क्षमता होती है वो अपने माता पिता या फिर अपने परिवेश में रहने वाले लोगों के ही जैसी होती है।
मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बच्चों का शारीरिक विकास भी माता पिता तथा उसके परिवार में रहने वाले लोगों के अनुसार ही होता है या उनके अनुकूल ही होता है। ठीक है। बालक में नियमित दिनचर्या का जो विकास है ये भी परिवार के ही अंतर्गत होता है। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि परिवार से खुद बच्चे अपने अंदर लाते हैं और इसे सीखते रहते हैं। अब देखो, परिवार के बाद में हम कहते हैं कि मित्र क्या है। तो मित्र या फ्रेंड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो मित्र वह होता है जिसके साथ में बालक खेलना, घूमना फिरना पसंद करे, जिसके साथ में रहना पसंद करे, उसे हम मित्र कहते हैं। ठीक है। मित्र हर जगह उस बालक के साथ में, तो बालक का मित्र वह होता है जिसके साथ में वो रहता है, घूमता है, फिरता है, साथ ही साथ अपने सभी कार्यों को करने में जिसकी जो मदद करता है उसे ही क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो मित्र मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला तो है आनंद का मित्र। आनंद का मित्र ये वो मित्र होता है जो अपने आनंद को अपने सभी मित्रों में क्या करता है, बांटता है, आनंद का मित्र। दूसरा होता है हमारा, दूसरा मित्र हो जाता है उपयोगिता का मित्र। उपयोगिता का मित्र, उपयोगिता का मित्र ये सिर्फ अपने हित की बात करता है, यानी आगे वाले से अगर मित्रता रखता है तो सिर्फ अपने हित को देखकर, तो इसमें अपना खुद का हित, इसका हित होता है। अगर किसी में किसी का हित दिख रहा है तो वो उससे मित्रता कर लेता है, जिसे हम उपयोगिता की मित्रता कहते हैं। आनंद की मित्रता, हाँ किसी के साथ में रहने से मुझे खुशी मिलती है तो आनंद की मित्रता होती है। लेकिन अच्छा मित्र, अच्छा मित्र, ये जो अच्छा मित्र होता है न तो किसी आनंद के कारण मित्रता करता है और ना ही इसका खुद का अपना पर्सनल कोई हित होता है, उसे ही हम अच्छा मित्र कहते हैं। जिसमें और अच्छे मित्र की कुछ खासियत होती है जो कि बच्चों को या बालक को सही दिशा में ले जाने का काम करती है। जैसे कई सारी कुसंगतियों से मित्र बचाने, जो अच्छा मित्र होता है बचाने का काम करता है, कुसंगतियों से बचाता है। सामाजिक जो आदेश है या जो आदर्श है, समाज के जो आदर्श हैं तथा जो नियम हैं और उनके मूल्यों की पहचान करवाता है अच्छा मित्र। उसके बाद में मानसिक विकास करवाने में हमारी मदद करता है अच्छा मित्र। खेलने के समय में सहयोग प्रदान करता है अच्छा मित्र। तो इस तरह से अच्छे मित्रों की कुछ विशेषताएं भी होती है। तो इस तरह से मित्रों के बारे में देखा। दोस्तों एक बार हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें भूल कर बता देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली, इसे देख लेते हैं। पहली तो बात है कि परिवार और उसके बीच में संबंध क्या है। तो मनुष्य, परिवार का और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है। तो मनुष्य की जो भी मानसिक क्रियाएं जो होती है वो समाज में परिवार के साथ में रहकर अपनी ज़िंदगी को बिताता है। यही परिवार का गुण है। परिवार क्या है, समाज की एक लघु इकाई है और स्वयं एक संस्था है। परिवार के साथ ही साथ परिवार शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फैमिली शब्द जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, वहाँ से परिवार शब्द को लिया गया है, जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन साधारण भाषा में जुगल, जो विवाहित जोड़े होते हैं, उसे ही परिवार कहा गया है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जो समाजशास्त्री है उनकी दृष्टिकोण से परिवार की ये परिभाषा नहीं है। परिवार एक प्रासंगिक मापदंड में नहीं आ रहा था, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से परिवार में माता पिता और पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। यही परिवार की अनिवार्यता है। गृहस्थी कहते हैं जिसमें सिर्फ पति और पत्नी होते हैं। मैकावर ने परिवार की परिभाषा क्या दी थी, तो मैकावर ने कहा था परिवार के लिए कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों में जनन एवं पालन पोषण करने की व्यवस्था करता है या उचित व्यवस्था करता है। परिवार के कार्य, तो कार्यों के अनुसार परिवार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मैकावर ने 2 भागों में बांटा है, आवश्यक और अनावश्यक कार्य। ऑकबर्न और
निमकॉफ ने परिवार को 6 भागों में बांटा है। उसके बाद में लुंडबर्ग ने परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। परिवार की विशेषताएं थी वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, सामाजिक सुरक्षा एवं मूलभूत इकाई, परिवार का वर्गीकरण, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा कि परिवार के अन्य रूप कौन कौन से हैं, जैसे पितृस्थान परिवार, मातृस्थान परिवार, वैवाहिक परिवार, समरक्त परिवार, है ना। इस तरह से परिवार। हमने मित्र की परिभाषा देखी कि मित्र की परिभाषाएं कौन कौन सी थी, मित्र कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार के मित्र होते हैं। आनंद की मित्रता, ठीक है, अच्छी मित्रता, और उसके बाद में अपने हित की मित्रता, जिसे हम कहते हैं उपयोगिता की मित्रता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आप इसी तरह का सेशन चाहते हैं तो मैं इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आप इसी तरह से बने रहिएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा पूरा भारत देश आज कोरोना से बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, और जो एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है, जो कि एग्ज़ाम की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है कि अभी वे तैयारी के पीछे लग जाएं। NTPC और ग्रुप डी इनका एग्ज़ाम काफ़ी लेट होगा, क्योंकि अभी इनके वेंडर भी डिसाइड नहीं हुए हैं। लगातार डेट बढ़ती ही जा रही है, और कब वेंडर डिसाइड होगा ये भी अभी कहा नहीं जा सकता। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।